कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पर सेट सी का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 हिंदी का आपका पेपर रहेगा। क्वेश्चन जो आएंगे टोटल वो 23 आएंगे बच्चों। इससे पहले मैं आप लोगों को सेट ए करवा चुका हूँ, ठीक है। सेट ए हो गया हमारा, सेट बी हो गया। आज मैं आप लोगों के लिए 75 नंबर का सेट लेकर आ चुका हूँ सी। सभी क्लास 10th के वे बच्चे जो अपनी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपका भी स्वागत है, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है बहुत ही खास। यहाँ पर सेट सभी सेट के सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सेट ए हो गया हमारा, बी भी हो गया, सेट सी आप लोगों ने देखा या नहीं देखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उन वीडियोस की लिंक मैं आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन सेट को भी ज़रूर देखें। सेट ए बी सी और डी आपका जल्द से जल्द आने वाला है। चलिए, अब बिल्कुल भी हम बातचीत नहीं करेंगे, पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। आप सभी एक बार इस क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आखिरी बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, उसके बाद हमारी क्लास चलेगी और बिल्कुल रुकेगी नहीं। जल्दी से शेयर कर दो सभी। और जो न्यू स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी की बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाला सेट डी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न क्रमांक पहला आप स्क्रीन पर देखेंगे और आप सभी को जवाब पर कौन से प्रश्न को कौन सा आंसर आपको लगाना है, ये आपको ध्यान देना है और सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक पहला, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूरदास। देखिए, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है पूछा है। निराला तो है, जयशंकर प्रसाद भी है, महादेव वर्मा भी है, पूछा है नहीं है, तो सूरदास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नंदन का प्रयोग किया गया है उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, सूरदास के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लगाएंगे अपना आंसर कृष्ण के लिए। आंसर आपको ध्यान रखना है सही साथ। अगला प्रश्न है, काव्य के भेद होते हैं। तो बच्चों, काव्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। काव्य के कौन कौन से 2 भेद होते हैं? सभी स्टूडेंट हमारे क्लास 10th वाले बताइए कौन कौन से होते हैं। देखिए, काव्य के 2 तो भेद होते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन कौन कौन से होते हैं हर किसी के बस की बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में वही बताएगा जिसने दिन रात एक कर दिए हैं। क्वेश्चन क्रमांक नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को तब आप देखेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। नेताजी का जो चश्मा है बच्चों, उस पाठ की विधा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपको इसका आंसर लगाना है एकांकी, निबंध, व्यंग्य, कहानी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कहानी। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो उसमें से जो पहला पद होता है बच्चों, उसको कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद आपका आंसर होगा। और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद, ध्यान रखिएगा। माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया मरहम, दवाई, पिसी हुई हल्दी, तुलसी का रस। तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर जो लगाया था वो लगाया था पिसी हुई हल्दी। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वात्सल्य। वात्सल्य आपका आंसर होगा। दूसरा, गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए दिया। तो गोपियों ने जो मधुकर कहा बच्चों, वो कहा है उद्धव को। उद्धव आपका आंसर हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव है,
तो वीर रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा उत्साह। उत्साह आपका आंसर हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौपाई। चौपाई आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिमा बनाने वाले का नाम, तो उसका नाम हो जाएगा मोतीलाल। मोतीलाल आप आंसर लगाएंगे। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं, तो आंसर क्या होगा? बाबूजी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक आप देखेंगे थर्ड वाला, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। देखिए आत्मकथ्य पाठ जो लिखने वाले हैं उनका नाम क्या है? देखिए आत्मकथ्य लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद, और रस काव्य की होती है आत्मा। आपका बंटी मन्नू भंडारी इसमें ला लेंगे। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस को आप मिलाएंगे माता का अंचल, तो शिव पूजन साय हो जाएगा। और रामचरितमानस ये क्या है? महाकाव्य है। एक मिनट नीचे चलते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर एक गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और भी। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, रस काव्य की आत्मा है। आपका बंटी मन्नू भंडारी, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, और माता का अंचल शिवपूजन सहाय। रामचरितमानस का आंसर नीचे देखते हैं हम, लास्ट पांचवा वाला महाकाव्य। ठीक है, रामचरितमानस को हम महाकाव्य से मिला देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फोर्थ वाला देखेंगे, जिसमें सत्य असत्य चुनना है हमें। गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, तो इसमें आप आंसर लिख लीजिए सत्य। पहला वाला सत्य। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। असत्य आपका आंसर होगा दूसरा। उसके बाद में आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक या कथा वस्तु है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। तारकेश्वरी भोलानाथ थे, तो इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? उद्धव पर। उद्धव आपका आंसर होगा इसमें। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो देखिए इसमें आंसर लिखेंगे आप सगुन। सगुन भक्तिधारा के कृष्ण मार्ग शाखा के। कृष्ण भक्ति शाखा लिख सकते हैं आप। ठीक है, या तो सगुन लिख सकते हैं या कृष्ण भक्ति शाखा लिख सकते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा ज़्यादा बेटर होगा। गणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो गणों की कुल संख्या होती है 8। गणों की कुल संख्या होती है 8। कंपनी के काम के सिलसिले से कस्बे से कौन गुजरता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हालदार साहब। हालदार साहब आपका इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें आप आंसर लगाएंगे बच्चों अव्ययी भाव। अव्ययी भाव आपका सही उत्तर हो जाएगा। बरखा के बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? तो आपका आंसर होगा इसमें बिच्छू। बिच्छू आपका इसमें सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर मैं आपको सभी बताऊंगा, A to Z सभी प्रश्नों के आंसर आपको देखने को यहीं पर मिलेंगे। मैं आपको 6 से लेकर 10 तक अभी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, मतलब अभी एक स्क्रीन पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखना है। प्रवृत्तियाँ पूछे या विशेषताएं पूछे, बात एक ही है। ठीक है, नई कविता की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ, बात एक ही, विशेषता लिख दो या प्रवृत्तियाँ लिख दो।
निराला अथवा नागार्जुन का काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर। दो रचनाएं, भावपक्ष। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? और उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के कौन कौन तर्क दिए हैं? और लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है? दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। और मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। 6 से लेकर 10 तक आंसर देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इसका आंसर देख लीजिए। नई कविता की विशेषताएं। पहली विशेषता, क्षणवाद को महत्व दिया गया। और दूसरी विशेषता है, प्रयोगों में नवीनता देखने को मिली है। ठीक है। अब उसके बाद में 7वां 8वां, अब 11वां क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम यहाँ पर। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर या रस के अंगों के नाम लिखिए। अब देख लीजिए आंसर इसके। देखिए 7वें वाले प्रश्न का आंसर, निराला की 2 रचनाएं, कुकुरमुत्ता, परिमल, और भावपक्ष ये लिखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद में ये रहा 8वां प्रश्न, 8वां वाला, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ठीक है, तो ये आपका आंसर ये 9वें वाले प्रश्न का आंसर, शिव धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने क्रोधित परशुराम को कौन कौन से तर्क दिए? तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ये रहा आपका 10वां, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ये रहा 11वां, खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से आप पढ़ लें। उसके बाद में 11वां वाला प्रश्न अभी हम देखते हैं। 11वां वाला हो गया हमारा, 12वां वाला हम यहाँ से देखेंगे। ये रहा 12वां वाला प्रश्न आपका, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। रेखाचित्र और संस्मरण में द्वंद्व, संधि और समास में अंतर। यशपाल अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्यों उम्मीद जगाता है? और भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, क्रम से बताऊंगा बिल्कुल। और निम्नलिखित वाक्यों को आप निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। मैं कल भोपाल जाऊंगी, प्रश्नवाचक, क्या इसके आगे क्या जोड़ दो? मैं के आगे क्या जोड़ दो? क्या, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी? ये आपका विद्यालय है, निषेधवाचक बनाना है। ये आपका विद्यालय नहीं है। ठीक है के पहले नहीं लगा दो। आज्ञावाचक, राम घर जाता है, राम घर जाओ, ताकि जगह ओ लगा दो, राम घर जाओ। ठीक है, ये तो यहाँ बदल ही गया है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है इनका। और यहाँ पर माता कंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। और गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा जाता है? उसके बाद में संदर्भ प्रसंग देखेंगे। अभी यहाँ तक 17 तक देख लो आप, 12 से। ये रहा हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। उनके 2 उपन्यास निम्नलिखित है, गोदान, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि। ठीक है, ये 13वां वाला, संधि समास मंतर। ये रहा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। साफ साफ लिखा है। ठीक है, 14वां वाला प्रश्न में यशपाल का जीवन परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड। भाषा शैली, यशपाल की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। इसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव और देसी एवं विदेशी शब्द मिलते हैं। प्रेमचंद का अनुसरण करने वाले यशपाल की भाषा आकर्षक भरी है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। उसके बाद 15वां वाला प्रश्न, भगत की पुत्र वधू अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यहाँ पर आंसर देख सकते हैं आप, पूरा लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 का आंसर देख सकते हैं। अभी जो मैंने बता दिया था ये आंसर लिखे हुए हैं, 3 के 3 सही है। उसके बाद ये रहा प्रश्न नंबर 17 का आंसर, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो ये आंसर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद में संदर्भ प्रसंग किस प्रकार से बनाना है।
पहले आपको संकेत बनाना है। पहले इधर देखिए आप, ये रहा आपका 18 वाले प्रश्न से आंसर देखेंगे हम। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। कौन सी पंक्तियां हैं? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित। यहाँ पर आप इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग देखेंगे पूरा, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। ये 18वां में था और अथवा सही थे, अथवा बताऊंगा तो उसमें अथवा लिख दूंगा। और यहाँ पर 19वां वाला प्रश्न संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। मूर्ति संगमरमर की थी, बाल गोविंद भगत। ये दोनों में से एक बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं हम। और अनुच्छेद लिखना है, मेरे जीवन का लक्ष्य। और 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है। और यहाँ पर अपठित गद्यांश है, ये पद्यांश है और ये गद्यांश है। नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 में आपको क्या करना है? मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु आवेदन पत्र। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को एक पत्र। और रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो पूरा बताऊंगा आप लोगों को, इनमें से एक निबंध बता देता हूं। चलिए अब देख लेते हैं हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन। कहाँ से? 18 से। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 18, उसका अथवा वाला आंसर, ठीक है। कौन सा पाठ का? देखिए साफ साफ लिखा है, मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पाठ आत्मकथ्य से ली गई है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। और प्रसंग ये लिखा है। और भावार्थ भी देखिए यहाँ पर पूरा लिखा है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद में आप प्रश्न क्रमांक 19 देख सकते हैं। यहाँ पर ये संकेत बना है और ये संदर्भ है आपका, साफ साफ लिखा है पूरा। और ये प्रसंग है और ये रहा भावार्थ, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर मेरे जीवन के लक्ष्य पर क्या लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर, मेरे जीवन का लक्ष्य पर आपको क्या लिखना है? अनुच्छेद लिखना है। ये पूरा लिखा है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 का आंसर अथवा वाला देख सकते हैं, शीर्षक स्वस्थ जीवन का महत्व। और ये तीसरे वाले प्रश्न का आंसर, चौथे का आंसर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 वाले प्रश्न में निबंध, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व। ये प्रश्न सभी यहाँ पर रूपरेखा बन चुकी है। पूरा निबंध रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। प्रस्तावना ये रही, खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, खेलों के विभिन्न प्रकार, क्रिकेट, हॉकी, खेलों से सामाजिक भावना का विकास और उपसंहार। ये पूरा निबंध है आपका, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। सेट डी आपको जल्दी मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।